नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत गंगा सवेरा की बड़ी खबर से। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। झमाझम बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली है, लेकिन राहत के साथ साथ परेशानियां भी बढ़ी हैं और वो जल भराव जल जमाव के चलते हैं। तो दिल्ली और एनसीआर में आपको बता दें झमाझम बारिश हो रही है और ये सिलसिला रात से ही शुरू है और इस बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। उमस भरी गर्मी लोगों को बड़ा परेशान कर रही थी और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो सटीक साबित भी हुआ है। दिल्ली एनसीआर मौसम का मिजाज बदलते हुए दिख रहा है। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश और झमाझम बारिश के बाद राहत मिली है दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से। जन्माष्टमी के दिन बिजली कटौती होने से बवाल हो गया। बात अगर लखनऊ की करें तो यहां पर पावर सप्लाई बंद होने की वजह से लोग इतने परेशान हो गए कि पावर हाउस में पहुंच गए और बवाल कर दिया। लोगों का आरोप था कि मीटर तक लाइट आ रही थी लेकिन घरों में अंधेरा था। इतना ही नहीं, सर्वर डाउन, बिल जमा होने के बाद भी अंधेरा होने से खफा लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कर दिया। तो पावर सप्लाई बंद होने के बाद से हंगामा, तो नाराज लोगों ने पावर हाउस में पहुंचकर हंगामा कर दिया कि आखिर बिजली कटौती क्यों हो रही है। मीटर में लाइट नहीं है। मीटर डिस्कनेक्शन होने से ये लोग नाराज हैं और पावर हाउस में पहुंचे और वहां पर जाकर जमकर हंगामा काटा। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर देते हैं। मीटर बंद होने के मामले में कार्रवाई हुई है और यूपीईईएसएल के स्टेट हेड समेत दो अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं, निलंबित कर दिया गया है 2 अफसरों को। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से दे रहे हैं। मीटर बंद होने के मामले में कार्रवाई हुई। यूपीईईएसएल के स्टेट हेड दो अफसर निलंबित कर दिए गए। एलएनटी के प्रोजेक्ट मैनेजर को सस्पेंड किया गया। स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन मामले में कार्रवाई हुई। तो लाइट नहीं थी और लाइट सिर्फ लखनऊ में नहीं, हालांकि बहुत जगहों पर लाइट नहीं थी। लोगों ने अपनी नाराजगी अलग अलग जगहों पर जाहिर की और इस तरह की शिकायतों के बाद कार्रवाई हुई है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। शैलेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि बिजली व्यवस्था के एक तो तरफ दावे होते हैं कि बिजली तो 24 घंटे मिल रही है, 24 घंटे नहीं भी तो कुछ घंटे कम, लेकिन मिल रही है, बेहतर मिल रही है पूर्व की सरकारों से। तो उसकी धरातल पर स्थिति पहला तो क्या है, दूसरा लोगों ने जो बवाल काटा उसके पीछे के कारण, और जो कार्रवाई अब की गई है, कार्रवाई किसने की और जिन पर की गई है उनके बारे में बताइए। राजीव, देखिए, प्रदेश में अब इस समय तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है और इसमें ये व्यवस्था है कि अगर कोई बिजली का बिल जमा नहीं करता है तो ऐसे केस में एक जो सेंट्रल सर्वर है वहां से एक कमांड देकर उस मीटर को बंद किया जा सकता है। और ऐसा ही कल हुआ। लगभग 10,000 से ज्यादा जो मीटर थे तो वहाँ बिजली के मीटर, स्मार्ट मीटर को अचानक से कल से 15 दिन से शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी होती है जिनका बिजली का बिल पहले से जमा था। हजारों की संख्या में ऐसे उपभोक्ता थे जिनका बिजली का बिल जमा था। जब उनका बिजली का मीटर बंद होता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि बिल जमा है, फिर क्या वजह है जो ऐसा हो गया। मामला शासन तक पहुंचता है क्योंकि इसका जो सेंट्रल सर्वर है वो लखनऊ में ही है। जब यहाँ पर मामला आया, चेक कराया गया तो ये सामने आता है कि एक जो कमांड दिया जाता है मीटर को बंद करने के लिए, वो जो जिम्मेदार थे उसके लिए उन लोगों ने एक कॉमन कमांड दे दिया जिससे जिन लोगों के बिल नहीं जमा थे और जिन लोगों के बिल जमा थे दोनों के ही बिजली के मीटर बंद हो गए। उसके बाद एक एक करके उन मीटर को शुरू करने का काम जब चला है, शुरू हुआ है, तो वो देर रात तक चलता रहा। इसी को लेकर कई जगह पर हंगामा भी हुआ। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर इनमें उपभोक्ताओं को समस्या का सामना करना पड़ा और तुरंत ही इसे लेकर जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, उन्होंने कहा मामले की जांच की जाए, जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।
यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो मीटर लगाने की बात जब हम करते हैं, जो मीटर लगाने की जिम्मेदारी है वो एल&टी के पास है, EESL के पास है। और इसी को लेकर जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट है उन्होंने ये बताया कि रात में ही EESL और के जो यूपी हेड है और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है एल&टी के, उनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। ठीक है शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कार्रवाई भी हुई है और लोगों को परेशानी होती रही उस मामले में, फिर रात को कार्रवाई भी हुई है, लाइट पहुंचाने की कार्रवाई भी, और दूसरा अधिकारियों पर जिनकी लापरवाही है उन पर भी कार्रवाई हुई है। इस बीच में प्रयागराज से भी खबर देते हैं आपको। प्रयागराज में भी कई इलाकों में बिजली गुल, स्मार्ट मीटर का बिल देने के बाद भी बिजली गुल। ये स्मार्ट मीटर अब परेशानी का सबब फिलहाल बन गए हैं, क्योंकि अभी हमने लखनऊ से आपको खबर दी थी और अब दे रहे हैं प्रयागराज से। यहाँ पर भी कई इलाकों में बिजली गुल है और उसके पीछे की वजह है स्मार्ट मीटर का बिल देने के बाद भी बिजली गुल। मीटर में लाइट जल रही है लेकिन घर में अंधेरा छाया हुआ है। ये स्मार्ट मीटर इस तरह के कि लाइट है मीटर में लेकिन घर में अंधेरा है। बिजली विभाग के सॉफ्टवेयर में खराबी, गऊ घाट, दारागंज और अलोपी बाग में बिजली गुल। मेरठ में भी अचानक स्मार्ट बिजली मीटर धारकों के घर पर बिजली गुल हो गए, जिसके बाद लोगों ने काफी हंगामा किया, परेशानी हुई। नाराज लोग बिजली विभाग के दफ्तर पर पहुंच गए, यहां पर हंगामा किया। तब जाकर ये पता चला कि टेक्निकल दिक्कत के चलते हजारों घरों में अंधेरा छा गया, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जांच के आदेश दिए। तो जो समस्या लखनऊ में थी वही समस्या मेरठ में भी, कि लोगों के स्मार्ट मीटर में लाइट तो दिख रही थी लेकिन घरों में अंधेरा छाया हुआ था, और यहाँ पर भी टेक्निकल दिक्कत बताए गए। और अधिकारियों के आदेश के बाद ये सब हुआ है। लाइट कटनी थी जिन्होंने बिजली का बिल नहीं दिया, लेकिन उन सब की कट गई जिन्होंने बिजली का बिल भी दिया। ऐसे में उपभोक्ताओं ने फिर हंगामा किया। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी से गोंडा थाने में मारपीट हुई और मामले में कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए विधायक से मारपीट के आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि एएसपी ग्रामीण का तबादला कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री विधायक से मारपीट की घटना में अलीगढ़ पुलिस की भूमिका से भी बेहद नाराज हैं और दोषी पुलिस वालों को सख्त सजा देने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी ने इस घटनाक्रम को लेकर डीजीपी और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से बात की। आपको बता दें कि बुधवार की शाम को अलीगढ़ के गोंडा में उस थाने में बीजेपी विधायक से थानाध्यक्ष ने मारपीट की थी और इगलास से विधायक राजकुमार सहयोगी और गोंडा थानाध्यक्ष अनुज सैनी के बीच में विवाद हो गया था, जिसमें थानाध्यक्ष ने विधायक के साथ मारपीट की। विधायक का आरोप था कि थानाध्यक्ष ने उनके कपड़े तक फाड़ दिए, जिसके बाद अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के साथ गोंडा थाने में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए और थाने के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में कार्रवाई ये हुई है कि सस्पेंशन हुआ है, कार्रवाई हुई, एसपी को हटा दिया गया है, जो मारपीट करने वाला पुलिसकर्मी था उसको भी हटा दिया गया है। लेकिन घटना के बाद से सांसद भी पहुंच गए, उन्होंने भी हंगामा किया। विधायक के साथ मारपीट का मामला, सांसद ने नाराजगी जताई, बीजेपी कार्यकर्ता जुट गए, उन्होंने हंगामा किया और एसपी ने फिर मोर्चा संभाला। एसपी ने मामले का हल निकालने का प्रयास किया। हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वासने, उसके दास सलीम ने और उसके परिवार ने उसके ऊपर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पर तोड़ दिए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई। ऐसो ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी, उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद ऐसो ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम मिल बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने, जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे बच्चे पड़ के मारने के लिए। भदोही में भी विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है और विधायक ने परिवार की जान को खतरा बताया। विधायक ने सारी बातें कही हैं। गोपीगंज पुलिस पर फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाया है विधायक ने। बड़ी खबर भदोही से,
और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि विधायक ये आरोप लगा रहे, विधायक ये बता रहे कि उनके परिवार को जान का खतरा है। गोपीगंज पुलिस पर फर्जी केस में फंसाने का उन्होंने आरोप लगाया। सुनवाते हैं आपको विधायक साहब ने क्या क्या आशंका जाहिर की। तो विधायक विजय मिश्रा हैं और विजय मिश्रा ने ये आशंका जताई है कि उनके परिवार पर हमला हो सकता है, उन पर हमला हो सकता है। और एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है और यहाँ पर वो आरोप लगा रहे हैं कि गोपीगंज पुलिस उन्हें फर्जी केस में फंसा सकती है। एक तरफ खाकी सीधे खादी से टकरा रही है, तो वहीं बुलंदशहर में सुदीक्षा का परिवार अभी आरोपियों को पकड़े जाने का इंतजार कर रहा है और पहचान का तरीका भी पुलिस ने अब बुलेट के जरिए करने का फैसला किया। होनहार छात्रा की मौत का सामने आएगा सच। मौत के गुनाहगार आरोपियों की पहचान कराएगी बुलेट। एसआईटी उठाएगी छेड़खानी के गुनाह पर से पर्दा। बुलंदशहर की दीक्षा की मौत के मामले की जांच अब एसआईटी के सुपुर्द कर दी गई। सरकार और पुलिस मुख्यालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर तह तक जाने का फैसला किया है और छात्रा की मौत की वजह हादसा रही या घिनौनी हरकत, ये भी साफ हो जाएगा। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमती दीक्षा सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और इसमें क्राइम ब्रांच के 2 निरीक्षकों को अलग से अटैच किया गया है, जो विवेचना के हर पहलू को ध्यान में देते हुए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। वहीं अब बुलंदशहर पुलिस इस मामले में बुलेट से आरोपियों की पहचान करने में जुट गई। इसके लिए उसने शहर में बुलेट बाइक के मालिकों को गाड़ी समेत थाने पर बुलाना शुरू कर दिया। मौजूद हैं हम थाना औरंगाबाद में, जहां मृतक छात्रा सुदीक्षा के पिता की तहरीर पर 2 अज्ञात बुलेट मोटरसाइकिल सवार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, यहां आसपास के क्षेत्रों से लगभग 2 दर्जन से अधिक ब्लैक रंग के मोटरसाइकिल यहां लाई गई हैं। आपको बता दें कि मृतक छात्रा सुदीक्षा के पिता ने जो एफआईआर लिखाई है उसमें जिक्र किया गया है कि ब्लैक रंग की बुलेट मोटरसाइकिल सवार युवकों की ही बाइक से टकराने के बाद छात्रा सुदीक्षा की हादसे में मौत हुई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद बुलंदशहर पुलिस एक्टिव हो गई। उसने हादसे के जिम्मेदार बुलेट और गाड़ी की पहचान के लिए सुदीक्षा के परिवार से भाई को बुलाया ताकि शनाख्त का काम मुकम्मल होते ही आरोपियों पर कार्रवाई की जा सके। हालांकि पुलिस अभी भी इस कहानी में उलझी हुई है कि सुदीक्षा की मौत जिस गाड़ी से हुई वो कौन चला रहा था, चाचा या भाई। वहीं इस मामले में सियासत भी अपना रास्ता खोजने में जुटी हुई। दादरी विधायक ने इस मामले में पीड़ित परिवार के लिए मुख्यमंत्री को खत लिखा और परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग रखी है। इसके साथ ही नागर ने इंसाफ के लिए आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की बात भी कही है। वहीं यूपी में पैर पसारने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी भी इस मामले में कूद पड़ी है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सरकार पर निशाना साध दिया। बेटी सुदीक्षा के परिवार से मिला और जो कुछ भी उनके परिवार के लोगों ने बताया रोंगटे खड़े करने वाला है, हैरान करने वाला है और आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा अगर पूरी कहानी आप सुनेंगे। एक ऐसी बिटिया, 6 भाई बहन, उसमें सबसे बड़ी ये बिटिया
अपने पूरे परिवार के भाई बहनों को पढ़ाने का काम करती थी। 2 साल से अमेरिका में रह के स्कॉलरशिप पे पढ़ाई कर रही थी। 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप इस बच्ची को मिलती थी। आप सोचिए कितनी होनहार बेटी थी, कितनी मेधावी बेटी थी। और गुंडों की गुंडागर्दी, छेड़खानी का शिकार होकर मौत के मुंह में समा गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस मसले को ट्वीट कर उठा चुकी है। उन्होंने बाकायदा सुदीक्षा का एक वीडियो पोस्ट कर ट्वीट करते हुए सरकार से सवाल किए थे। अपने ट्वीट में प्रियंका ने लिखा था, सुदीक्षा की ये भावनात्मक स्पीच सुनिए। यूपी की इस बेटी का कहना था कि उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियों को छेड़खानी के चलते पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। आज इसी समस्या ने सुदीक्षा की जान ले ली। सरकार पूछेगी समस्या का हल कहाँ है? समस्या का हल बेटियों की आवाज़ में है। लेकिन आप सुनिए तो, कुल मिलाकर इस मसले पर सियासत भी गर्मा रही है और पुलिस पर दबाव अब पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का बढ़ गया है। लेकिन पुलिस इसमें कामयाब होगी, इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। बुलंदशहर से अनुभव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गाजीपुर में जन्माष्टमी के पूजा पंडाल में तमंचे के साथ डिस्को का वीडियो वायरल हुआ है। मामला बहरियाबाद थाने के हाजीपुर गांव का है। तमंचे के साथ डिस्को को लेकर यहां पर दो पक्षों में बवाल भी हो गया। मारपीट और पथराव के दौरान आसपास के वाहन और पूजा पंडाल क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने यहां पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी को गिरफ्तार किया, जिस पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मामला छपार थाना इलाके का है। घायल बदमाश से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। हालांकि इस बीच एक बदमाश फरार भी हो गया। यूपी में दंगाइयों और बवाल करने वालों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्यशैली की चर्चा अब उत्तर प्रदेश के बाहर भी होने लगी है। दरअसल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हिंसा हुई और हिंसा के बाद बेंगलुरु से बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार की कार्रवाई की मिसाल देते हुए दंगाइयों से ही हिंसा में हुए नुकसान की वसूली करने की सलाह दी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि वो संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए दंगाइयों की संपत्ति को वैसे ही जब्त करे जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया था। तेजस्वी सूर्या ने दरअसल ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जनवरी के महीने में नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में हिंसा हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नुकसान हुई संपत्ति की वसूली के लिए दंगाइयों की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे। लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूर गांव में आज भी लोग लकड़ी का पुल बनाकर नदी को पार करने को मजबूर हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि इस रास्ते से यहां के आसपास की 15,000 की बड़ी आबादी प्रभावित है। गांव के लोग खासे परेशान हैं। विकास की रफ्तार के दौर में ये तस्वीर आपको चकित कर सकती है।
हैरान मत होइए, तस्वीर उन्नाव के हसनगंज तहसील के मिर्जापुर अजी गांव की है। लकड़ी का ये जर्जर पुल सालों से पूरे इलाके का इसी तरह बोझ उठा रहा है। देखते जाइए पैदल आने जाने वालों को, डरते घबराते तेज कदम भागते लोग। पुल के नीचे से नदी बहती है, क्या पता पुल कब धोखा दे दे। लकड़ी का जर्जर पुल कोई साइकिल लेकर पार हो रहा है तो कोई मोटरसाइकिल लेकर। एबीपी गंगा की टीम ने जब यहाँ के लोगों से बात की तो उनका दर्द जुबां पर छलक आया। पक्के पुल का इंतजार करते करते जब लोग थक गए तो खुद ही मिलकर इसे बनाने की ठानी। यहाँ पे विधायक से लेकर के जितने भी बड़े नेता हैं सबको अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ वादे किए गए, लेकिन इस पुल का निर्माण नहीं हुआ। और इस पे कई हादसे भी हो चुके हैं। इससे पूर्व एक वृद्धा की मौत हो गई थी इसी पुल से। तो इसकी शिकायत तुम लोगों ने नहीं करी अपने शिकायत करो, कोई सुनवाई ही नहीं होती। अच्छा, यहाँ देख के यहाँ चले जाते, कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम दादा आपका? सियाराम। सियाराम जी, ये जो पुल बना हुआ है किस तरीके से आप हर वर्ष इसका जो है? अरे हमारे गांव की 2/3 जमीन उस पार है, नदी पार। जीवन भर आदमी आता जाता है, यहाँ से कई हादसे हुए। पर साल हमारा भतीजा इसी में गिर गया और दैव योग से वो बचा, जबकि 1 घंटे बाद उसको होश आया। हालांकि स्थानीय विधायक ब्रजेश रावत का कहना है कि सई नदी पर पुल के लिए सरकार पहले से ही गंभीर है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते काम नहीं हो सका। जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, यहाँ पुल का काम शुरू हो जाएगा। अब विधानसभा चलने जा रही 20 तारीख से, मैं पुनः उसी पत्र को लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मैं पुनः अवगत कराऊंगा कि ये शीघ्र से शीघ्र बन जाए तो हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे क्षेत्र की आवाम को इसका पीपे के पुल का लाभ मिल सके और लोग आसानी से इस तरफ उस तरफ जा सके। आपको बता दें कि ये इलाका लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूरी पर है। करीब 60 से 70 मीटर लंबा लकड़ी का ये पुल इलाके की करीब 15,000 लोगों की लाइफलाइन बन चुका है। लोगों के मुताबिक यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, नदी में गिरकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सालों से पुल के इंतजार में अब तो लोगों को जान जोखिम में डालने की जैसे आदत पड़ गई है। आशीष गौड़, उन्नाव, एबीपी गंगा।